जय हिंद बच्चों। फिर से एक बार हम बायोलॉजी के ही चैप्टर को लेकर आए हैं, जो बायोलॉजी का क्लास 10 का फाइनल चैप्टर है। ये 10th का फाइनल है, अंतिम चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 8 कहलाएगा। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वह पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण और उसके विभिन्न दशाओं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव कलेक्ट हो सके मैंने सभी को कलेक्ट किया है। सभी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे गए हैं। हम ईयर वाइज उसको मेंशन भी कर देंगे कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए आप सब ध्यान से वीडियो देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो विशेष जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। और ये जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और उम्मीद है इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जो ये निम्नलिखित है, इस निम्नलिखित में ये जो 4 चीज दिए गए हैं, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखिएगा। तो आप लोग को मालूम है कि सूर्य से पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं और पौधे में क्लोरोफिल होता है, इसलिए पौधे को हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है बच्चों, पौधे को उत्पादक कहते हैं। ये उत्पादक की श्रेणी में आता है। इसका रीजन यह है कि पौधे में क्लोरोफिल होता है और वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा खुद बनाते हैं। समझ में आ गया? तो ये पौधे जो है, पौधे क्या है? उत्पादक है। जिन जिन में क्लोरोफिल होगा वो क्या होगा बच्चों? उत्पादक होगा। तो आप याद रखिए, हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है, नील हरित शैवाल में भी क्लोरोफिल होता है, फूल और पत्ते में भी क्लोरोफिल होता है। ये सभी जो है ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको उत्पादक कहेंगे, क्योंकि ये सब पौधे के अंग है या पौधे के ही पार्ट है। तो निश्चित तौर से जो हमारा आंसर हुआ, आंसर नंबर सी हुआ, वह क्या कि उत्पादक उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग किसे रख सकते हैं? जंगली जानवर को रख सकते हैं। समझे बच्चों? तो अब अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या करा क्वेश्चन? हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 2014 में। इस चीज को याद रखिएगा, 2014 एनुअल में पूछा गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2014 में ही पूछा गया है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य सोर्स कौन सा है? यानी पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है मुख्य रूप से किससे मिलती है? कोयला से, सूर्य से, पानी से या लकड़ी से? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र सोर्स सूर्य बच्चों। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। और ये 2014 में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे को कहते हैं, हरे पौधे को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो पहला बोला गया उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं सन के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं उत्पादक। और हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों। उपभोक्ता तो होगा नहीं, क्योंकि वो अपने पौधे के, अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर है। अपघटक भी नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? हरे पौधे को क्या कहते हैं बच्चों? उत्पादक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है और वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो बच्चों इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास। घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली। घास, जलीय मछली, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। अगर आप गौर करिए तो इसमें घास है जो जल में नहीं पाया जाता, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इसमें भी घास है और इसमें भी घास है। घास, तीनों घास जो है घास से शुरू हुए, तो 100% ये जलीय आहार श्रृंखला नहीं है। तो जो हमारा जवाब होगा बच्चों, वो जवाब होगा शैवाल, जलीय कीट और मछली। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें घास ही घास। तो आप लोग को मालूम है कि नदी में नहीं उगते हैं, नदी के अंदर शैवाल उगते हैं या फिर जलीय पौधा रहता है। घास दे दिया है, घास तो नदी में उगेगा नहीं। जब नदी में नहीं होगा तो वो जलीय आहार श्रृंखला का अंग होगा नहीं। तो निश्चित तौर पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है वह पूछा गया 2015 में और 21 में कि ओजोन परत पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है
स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो आंसर होगा हम लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर बच्चों, क्योंकि ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाती है, जो वायुमंडल का एक परत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही होगा। और यह परत जो है वह पृथ्वी के ऊपरी या निचला 3 परतों में इसमें और इसमें नहीं पाया जाता, बल्कि मध्यम परत में यह परत पाई जाती है, बीच वाले हिस्से में पाई जाती है ओजोन परत। अब बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। तो ऑप्शन होगा हम लोगों का ए नंबर। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अपघटक का उदाहरण कौन है। अपघटक किसको कहते हैं? यानी पर्यावरण में जो भी जीव मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, उसको सड़ा गला करके वायुमंडल से हटाने का काम कौन करता है? जो मृत पादप होते हैं या मृत जंतु होते हैं, उनको सड़ा गला करके जो हटाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अपघटक कहते हैं। और अपघटक के रूप में किसको माना जाता है? कवक को माना गया। कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु। तो जीवाणु तो दिया नहीं है, तो आंसर हमारा कवक होगा, ये सही होगा। ये बाघ दे दिया है, बाघ लिखा गया, बाघ होगा ये। बाघ, बकरी, हरा पौधा तो होगा नहीं अपघटक। अपघटक कौन है बच्चों? तो कवक है। जीवाणु भी हमारा अपघटक होता है, लेकिन जीवाणु ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है। लेकिन मूल रूप से अपघटक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं बच्चों? कवक को जानते हैं। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला बनता कैसे है? जब कोई जीव किसी जीव को खाता है, खा करके एक चेन बनाता है, उस चेन को कहते हैं आहार श्रृंखला। जैसे हम लोग देख लेते हैं, घास को बकरी ने खाया, अब बकरी को शेर ने खाया, तो एक दूसरे को जब खाते हैं, खाने के बाद जो चेन बनता है, उस चेन को हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें, घास और गेहूं दे दिया, तो घास को तो गेहूं खाएगा नहीं, घास और गेहूं का आहार से कोई लेना देना है नहीं, तो ये होगा नहीं। यहाँ दे दिया है घास को बकरी ने खाया, अब बकरी को मानव ने खाया, तो ये एक चेन बन रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। अब इस पे देखते हैं, बकरी को गाय खाएगी, कभी नहीं खाएगी, तो ये होगा नहीं। घास को मछली खाएगी, फिर मछली को बकरी, ये कभी होगा नहीं। तो निश्चित तौर पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, घास, बकरी और मानव। क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को फिर मानव खाते हैं। इस तरह हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन में देख लिए। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन दिया तालाब, फसल, मछली और जंगल। तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है जिसको मनुष्य ने नहीं बल्कि नेचर ने बनाया। जिस चीज को मनुष्य ने बनाया है वह प्राकृतिक नहीं है, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है बच्चों, वही प्रकृति है। मानव निर्मित जो है, मानव निर्मित जो चीजें होती है, मानव निर्मित मानव निर्मित जो चीजें होती है वो प्राकृतिक नहीं होती है। तो तालाब को किसने बनाया बच्चों? मानव ने बनाया है। फसल भी मानव लगाते हैं, झील भी कई कई मानव निर्मित होते हैं। लेकिन ये जंगल है, ये जंगल को मनुष्य ने कभी भी नहीं बनाया होगा और ना बना सकता है। तो जंगल जो है वह हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा आंसर? जंगल। जो 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं। ये 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है कि सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? तो अब हम लोग पहले ही क्वेश्चन में सुनने पड़े कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए पौधे को हम लोग स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल खुद ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्लोरोफिल की मौजूदगी में कौन सा क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उनके शरीर में जमा रहता है। इसीलिए पौधे को हम लोग स्वपोषी की श्रेणी में रखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। वो क्वेश्चन क्या है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत या मुख्य स्रोत क्या है? ये 2020 के एनुअल में पूछा है। तो याद रखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, क्योंकि ग्रह, चंद्रमा और कोयला ये सब जो है किससे चमकते हैं, किसके कारण उनको एनर्जी मिलती है? तो सूर्य के कारण मिलती है। इसीलिए ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा बच्चों? सी नंबर होगा। इस क्वेश्चन को बच्चों अभी हमने देखा है
ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओजोन परत जो है हम लोगों का कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये जैसे पृथ्वी हुई, पृथ्वी के ऊपर वाले परत में ये वायुमंडल हो गया, ये मध्य वाला परत हो गया, और ये सबसे बाहरी परत हो गया। तो ये जो मध्य परत है, इस मध्य परत को ही हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और इसी पर हमारा ओजोन परत जो है पाया जाता है। तो ये वायुमंडल के मध्य भाग में पाया जाता है बच्चों। जवाब क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के मध्य सतह में या मध्य भाग में पाया जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2020 में और 22 में 23 में पूछा गया। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो याद रखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे होता है? एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होता है? देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सन, ठीक है। और सन की एनर्जी जो कौन ग्रहण करते हैं बच्चों? पौधे ग्रहण करते हैं। और पौधे से ये एनर्जी किस में आती है बच्चों? पौधे से ये एनर्जी पृथ्वी पर जो मनुष्य मौजूद है या जीव जंतु मौजूद है उनमें आती है। उनके मरने के बाद जो ये एनर्जी कहाँ चल जाती है? वायुमंडल में चल जाती है, यानी वापस से सूर्य में नहीं प्रवेश कर रही। समझा? यानी जो एनर्जी सूर्य से पौधे में आ रही है, वो एनर्जी पौधे से किस में जा रही है? जानवरों में, जंतुओं में या मनुष्य में जा रही है। फिर उसके मरने के बाद वो एनर्जी कहाँ चल जा रही है? सीधे वायुमंडल में चल जा रही है, यानी वापस सूर्य में वो एनर्जी नहीं जा रही है। इसलिए निश्चित तौर पे जो प्रवाह होता है ऊर्जा का, वो क्या होता है बच्चों? एक दिशीय होता है, क्योंकि ये एनर्जी सूर्य से निकलती तो है लेकिन वापस से सूर्य में प्रवेश नहीं करती है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में बच्चों। ये जो वायु है ये सूर्य यहाँ नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ होगा, सूर्य का प्रकाश। तो याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, ठीक है बच्चों। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश दे सकता है, या केवल सूर्य भी दे सकता है, ठीक है। या सूर्य का प्रकाश सूर्य, या ऐसे भी सकता सूर्य प्रकाश। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मेन स्रोत सूर्य होता है। सूर्य से ही सभी जीवों को एनर्जी मिलती है। ये 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि तालाब में किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, या मैंने लिखे तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो भैया तालाब को तो मनुष्य ने बनाया है, और जो चीज मनुष्य बनाता है वो क्या होता है? कृत्रिम होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। ये प्राकृतिक, अजैविक या कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि तालाब को जो है मनुष्य ने बनाया है, और मनुष्य जिसको बनाता है वह कृत्रिम कहलाता है, और उसको हम लोग आर्टिफिशियल या मानव निर्मित भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक संख्या में मौजूद है? यानी देखिएगा, अगर पिरामिड देखिएगा, संख्या पिरामिड, तो नीचे उत्पादक होते हैं जो हरे पौधे होते हैं, और प्राकृतिक में सबसे ज्यादा उत्पादक ही होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रकृति में कौन होते हैं बच्चों? उत्पादक होते हैं। ये भक्षी नहीं लिखा है, उत्पादक की संख्या प्रकृति में सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर होगा ये। उसके बाद शाक भक्षी होते हैं, फिर मांसाहारी होते हैं। उत्पादक सबसे ज्यादा होगा, पौधे ज्यादा होगा, उसके ऊपर बकरी होगा, और उसके ऊपर बकरी खाने वाले जो शेर होंगे, शेर होंगे। यानी जैसे जैसे श्रेणी ऊपर जाएगी वैसे वैसे जो है जीवों की संख्या घटती जाती है। तो इस प्रकार एक पिरामिड तैयार होता है। उस पिरामिड में सबसे नीचे उत्पादक होते हैं जिसकी संख्या सबसे ज्यादा, और सबसे ऊपर उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव रहते हैं जिनकी संख्या सबसे कम होती है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, सबसे अधिक अगर हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कुछ मौजूद है तो वो उत्पादक या फिर हरे पौधे। उत्पादक नहीं देखिए, हरे पौधे भी दे सकते हैं, ठीक है, हरे पौधे भी दिया जा सकता है। उसके बाद 2 नंबर होता है शाकाहारी, शाकाभक्षी, और मांसाहारी यानी मांसाभक्षी। ये जो क्वेश्चन दिया है ये 2016 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर कौन रहता है? याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला के पहले पोषी स्तर पर रहता है पौधा, ठीक है, और पौधा के बाद पौधा खाने वाला यानी शाकाहारी जीव, और तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी जीव रहेगा। तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर कौन होते हैं बच्चों?
तो मांसाहारी रहते हैं, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मांसाहारी। हमेशा मांसाहारी ही रहेगा खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर। ये क्वेश्चन 2023-24 से पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। क्या है क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल या सभी? तो याद रखिए, हम पहले ही बोले थे सभी रहते हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऊपर गौर करिएगा तो देखिए पर्यावरण में स्थल मंडल भी आता है और वायुमंडल भी आता है, उसका जल मंडल भी आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा कि सभी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों हमारे पर्यावरण के अंग है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, या इनमें कोई नहीं? तो ध्यान से देखिए, घास को कौन खाया? हिरण ने। हिरण को किसने खाया? बाघ ने। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया। तो बाघ तृतीय पोषी स्तर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन 19 नंबर ये पूछा गया है 2023 में। एक वन परिस्थिति तंत्र में कितने पोषण स्तर पाए जाते हैं? देखिए, किसी भी वन परिस्थिति तंत्र में कम से कम 4 पोषण स्तर तो पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि घास को हिरण ने खाया, हिरण को डायरेक्ट लिख देते बाघ ने खाया, चलिए बात तो सही, बाघ खाएगा। लेकिन घास को हिरण खाएगा, हिरण को लोमड़ी भी तो खा सकता है और लोमड़ी को बाघ खाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो मांसाहारी जीव के शरीर में होती है दो होते हैं। बाघ जो हो गया उच्च श्रेणी का मांसाहारी जीव हो गया, उच्च श्रेणी का मांसाहारी जीव हो गया। तो पहले निम्न श्रेणी के मांसाहारी जीव, उसके बाद उच्च, पहले शाकाहारी उत्पादक, शाकाहारी उच्च श्रेणी के मांसाहारी मांसाहारी जीव, उसके बाद उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव। तो कम से कम 4 पोषण स्तर एक वन परिस्थिति तंत्र में पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि जो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसे होता है? तो अभी थोड़ा पहले पढ़े बच्चे, एक दिशीय होता है। तो इसका जवाब हम लोग का होगा ए नंबर, एक दिशीय। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दिशीय क्यों होता है? ये तो समझ में आ ही गया ना कि सूर्य से जो एनर्जी आती है वो वापस सूर्य में नहीं जाती है, इसीलिए इसको हम लोग एक दिशीय कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, हाइड्रीला पाया जाता है, ये पिछले साल ही पूछा 2024 में। तो हाइड्रीला या हाइड्रा कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो जल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा। ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा गया 22वां क्वेश्चन कि निम्न में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है? यानी कौन अपघटित होता है, कौन सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ सकता है और पर्यावरण में मुक्त होता है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिया सूखी घास, पॉलिथीन बैग, रबर और प्लास्टिक की थैली। देखिए, रबर, प्लास्टिक की थैली या बोतल प्लास्टिक का, ये तीनों अपघटित नहीं होता है, कभी भी अपघटित नहीं होगा, एज इट रह जाएगा वो। अपघटित सड़ता गलता कौन है बच्चों? सूखी घास। तो जवाब होगा हम लोगों का ए नंबर। आगे क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ये क्वेश्चन नंबर 23 है जो हमारा 15 में पूछा है और 23 में। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है जिसको जो पर्यावरण में रह जाए तो जल्दी अपघटित ना हो। कागज, बैतमल और कागज और बैतमल ये दोनों तो अपघटित हो जाते हैं, बट डीडीटी जो है वो अपघटित नहीं होता, वो पर्यावरण में दिन प्रतिदिन उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। इसलिए हमारा आंसर नंबर ए होगा कि डीडीटी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला? निम्न में कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नीकरण लिखा गया, निम्नीकरणीय होगा बच्चों, निम्नीकरणीय होगा, निम्नीकरणीय होगा, निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो देखिए कौन निम्नीकरणीय पदार्थ है? जो अपघटित होता है, सड़ जाता है। अगर आप लोग गौर करिएगा, इसमें प्लास्टिक है जो नहीं होगा, कभी अपघटित नहीं होगा, या रबर ये भी अपघटित नहीं होगा, या शीशा है ये भी अपघटित नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा घास, पुष्प और चमड़ा। ए नंबर होगा हमारा जवाब, क्योंकि आसानी से वायुमंडल में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि आसानी से वायुमंडल में अपघटित हो जाते हैं, सड़ करके पर्यावरण में मुक्त हो जाते हैं। समझे बच्चों? तो ऑप्शन होगा हम लोगों का ये जो क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, या इनमें सभी? देखिए, सिर्फ मोटरसाइकिल से चलेंगे तो प्रदूषण होगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा।
ये आंसर होगा हमारा, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल यही नहीं है। पैदल चलेंगे तो पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं है, साइकिल भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो जो हमारा जवाब होगा वो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है वह धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ये क्वेश्चन लेते हैं 2019 में और 24 में पूछा गया है। क्या है? ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है? हम सब जानते हैं कि ओजोन जो है हमारी रक्षा करता है पराबैंगनी किरण से। तो आंसर होगा सी नंबर। आगे निम्न में कौन सी गैस ओजोन परत के छिद्र के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, ओजोन परत के छिद्र के लिए जो उत्तरदायी है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग सीएफसी कहते हैं। ये सीएफसी जो है ना, वह उसमें जो क्लोरीन मौजूद रहता है वो ओजोन 3O3 से रिएक्शन करके इसको तोड़ देता है, उसके 3 अणुओं को तोड़ करके 2 में कन्वर्ट करके एक को अलग कर देता है। क्योंकि इसमें जो क्लोरीन होता है उस एक क्लोरीन में 1 लाख ओजोन परत को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो इसीलिए सीएफसी जो है वह ओजोन परत के को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा जिम्मेवार। इसलिए इसका आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर, और इसका आंसर भी सी नंबर ही होगा। ये क्वेश्चन जो है ओजोन अणु के एक परमाणु में, ओजोन अणु जो होते हैं उसके एक परमाणु में कितने, या ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? वही बोल रहे थे कि ओजोन अणु के एक परमाणु में कितने ऑक्सीजन, ओजोन अणु के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। तो याद रखिए कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। 3 परमाणु, तो या थोड़ा बोलने में लड़खड़ाहट हो गई बच्चों तो समझ लीजिएगा कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है O3। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैव आवर्धन प्रदर्शित होने वाला रसायन कौन है, या प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, यानी किसके द्वारा जैव आवर्धन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, हानिकारक पदार्थ शरीर में जमा होते हैं, उनकी सांद्रता बढ़ती है, तो वो डीडीटी होगा। डीडीटी के कारण जैव आवर्धन की सांद्रता हमारे शरीर में बढ़ती है। डीडीटी जो है जैव आवर्धन को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये जो क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें कहा गया निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मिट्टी, जल और जीवधारी। तो देखिए, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब जीवधारी का मतलब ये नहीं हो गया कि जीवधारी में हम लोग भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिसको मनुष्य ने अपने तरीके से बनाया है। जैसे बहुत सारे जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, बहुत सारे जो कुक्कुट के किस्म है जैसे पोल्ट्री, मुर्गी वगैरह, इनको डेवलप मनुष्य ने किया, इसलिए इनको प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में हम लोग नहीं रखते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वनों के संरक्षण के लिए कौन सी प्रक्रियाओं को की आवश्यकता है, या कि वनों का संरक्षण हम निम्न से किन प्रक्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं? पेड़ों की कटाई करके, अतिचारण, या खनन, या ये सभी। तो देखिए, वनों के संरक्षण के लिए ना निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की जरूरत है? तो वनों को बचाना है तो पेड़ को भी काटने से बचाना होगा, अत्याधिक पशु चराई को भी कम करना होगा, खनन को भी कम करना होगा। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि हमें अगर वनों को बचाना है तो पेड़ों की कटाई को भी कंट्रोल करना होगा, पशु चराई को भी कंट्रोल करना होगा, और खनन को भी कंट्रोल करना होगा। ये जो क्वेश्चन है यूरो 11 का संबंध किससे है? याद रखिए, जिस तरह इंडिया में BS1, BS2 वगैरह चलता है, उसी तरह यूरोप में यूरो 11, यूरो 12 वगैरह चलते हैं। जो वाहनों में जो मानदंड है वाहनों का प्रदूषण मापने वाला, तो 100% ये वाहनों में जो प्रयोग BS1 का इंडिया में है, BS2 का इंडिया में है, वही प्रयोग यूरो 11, यूरो 12, यूरो 10 जो भी कहिए उसका कहा है बच्चों, ये यूरो 2 होगा। यूरो 11 नहीं लिखा था, यूरो 2 होगा। उसका संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। क्योंकि अभी हमने जस्ट अपनी इसी वीडियो में देखा कि BS4 का संबंध किससे है, BS4 का संबंध किससे? तो हम लोगों ने देखा कि BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। तो यूरो 11 का संबंध किससे होगा बच्चों? वायु प्रदूषण से ही होगा। क्योंकि जिस तरह यूरोप में यूरो चलता है, हमारे इंडिया में क्या चलता है? BS चलता है। समझे बच्चों? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूछा गया 2020 में कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है?
तो याद रखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। जवाब होगा हम लोगों का सी नंबर। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया 2018 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना था? मिट्टी को, वृक्ष को, जल को या बिजली को? तो याद रखिए चिपको आंदोलन का संबंध जंगल से था, तो वृक्ष को संरक्षित करना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम से सही होगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों की, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिए जल जहां पर जमा किया जाता है उसको जल संग्रह स्थान कहते हैं। वर्षा के जल को कर्नाटक में एक जगह एकत्र किया जाता है, उसको जल संग्रह कहते हैं। उसे हम लोग कट्टा के नाम से कर्नाटक में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा कि कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कट्टा कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थान क्या है? यानी सबसे ज्यादा मात्रा में विभिन्न प्रकार के जीव कहाँ पाए जाते हैं? फसल क्षेत्र में, नदी में, समुद्र में या वन में? तो हम सब जानते हैं बच्चों कि इसका जवाब वन में होगा, क्योंकि वन में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और वन जो है जैव विविधता का सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है कि जो चिपको आंदोलन है उसका संबंध किससे है? तो बच्चों चिपको आंदोलन का संबंध हम लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो है वह कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। और इसका संबंध जो है किससे बच्चों? वन बचाने से था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा कि चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ किससे है? वन संरक्षण से है। ये जो क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? यानी कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल वह जल होता है जिसको हम लोग जमीन के नीचे से निकालते हैं। जमीन के नीचे के जल को भूमिगत जल कहते हैं। तो नदी का जल भूमिगत जल नहीं है। कुआं का जल जो है बच्चों वो भूमिगत जल है। कुआं का जल जो है भूमिगत जल है, क्योंकि कुआं के जल का जो जमीन जो पानी है वो जमीन के अंदर से ही ऊपर आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा कि भूमिगत जल का उदाहरण क्या है बच्चों? कुआं का जल है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। क्या कहा जाता है क्वेश्चन में कि गंगा में कौन सा निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़े धोना, गंगा में अजल सबको बहाना, या फिर गंगा में अत्यधिक रसायन और अपशिष्ट का उत्सर्जन? तो याद रखिएगा अगर इस तीनों में टॉपिक दिया जाए तो उत्तरदायी नहीं ना जी। तो गंगा में मछली पालेंगे तो गंगा में कोई नुकसान गंगा को पहुंचने वाला नहीं है। कपड़ा धोएंगे तो गंगा का जल दूषित होगा। जल सब बहाएंगे तो गंगा का जल दूषित होगा। और रासायनिक पदार्थ गंगा जल दूषित करता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए नंबर सही होगा कि मछली पालन करने से गंगा के जल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये जो क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया जाता है? किया जाता है नहीं, किया गया है। किया गया है। तो भैया टिहरी बांध का निर्माण हम सब जानते हैं कि टिहरी बांध का निर्माण बोलिए तो किसमें किया गया है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये जो अगला क्वेश्चन है ये क्या? टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? या टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध के जो निर्माण का उद्देश्य था वह जल की आपूर्ति करना, भूमि की सिंचाई करना, बिजली का उत्पादक बनाना, ये तीनों था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा कि टिहरी बांध का निर्माण जो था वो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आज है, आज का वीडियो हम लोगों का यही खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट भी बेहतर आएगा। इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।